देखिए तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 1 ही चल रहा है और आज का जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही मोस्ट है, जो पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत आज आप पाउली का पर्जन्य नियम पढ़ोगे, हुंड का नियम पढ़ोगे, आप बाउ का नियम पढ़ोगे, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये चीज पढ़ोगे। कल मैंने आपको एक तो मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या समझाई थी। आज देखेंगे क्योंकि क्वांटम संख्या मैंने आपको 4 प्रकार की बताई थी। एक तो बताई थी मुख्य क्वांटम संख्या n, द्विगंशी क्वांटम संख्या l, चुंबकीय क्वांटम संख्या m और चक्रण क्वांटम संख्या s। देखेंगे तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या m। मैंने आपको कल बताया था, पहला ऊर्जा स्तर, फिर उप ऊर्जा स्तर, तो उप ऊर्जा स्तर या उपकोष। उपकोष तो उप ऊर्जा स्तर में तो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। उपकोष में क्या ढूंढेगी ये? कक्षा, कक्षा। सुनिए देखिए एक बार रिपीट कर देता हूं। मुख्य क्वांटम संख्या जो थी वो n से प्रदर्शित करते थे और यह इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर या कोष को बताती थी। कौन? n। फिर मैंने द्विगंशी बताई थी आपको, द्विगंशी क्वांटम संख्या को l से प्रदर्शित करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर या कोष को बताती है। कौन? द्विगंशी। ठीक। अब मैंने जैसे बताया था शहर का नाम मुख्य क्वांटम संख्या, गली नंबर वो चुंबकीय द्विगंशी क्वांटम संख्या, और उसमें जो मकान नंबर होगा वो कौन बताएगी? ये चुंबकीय क्वांटम संख्या आपको। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित करते, यह इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर में ऑर्बिटल या उपकोष में कक्षकों की संख्या को प्रदर्शित करती है। फिर देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित करते हैं तथा यह इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर में ऑर्बिटल या उपकोष में कक्षकों की संख्या को प्रदर्शित करती है। ठीक, लास्ट देख लेते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर में ऑर्बिटल या उपकोष में कक्षकों की संख्या को प्रदर्शित करती है। और m का मान द्विगंशी क्वांटम संख्या l के मान पर निर्भर करता है, मतलब जो m है वो l पर निर्भर करता है। और किसी दिए गए l के मान के लिए m के जो मान होते हैं वो m के जो मान होते हैं -l से +l तक शून्य सहित सभी संभावित मान हो सकते हैं। शून्य भी लेनी है, शून्य सहित सभी संभावित मान होते हैं। जैसे यहां मैं लिख देता हूं l के लिए और यहां लिख देते हैं m के मान, m के मान। अब l बराबर अगर 1 है तो m का क्या आएगा? माइनस से शुरू करूं, माइनस का 1, फिर 0 और प्लस का 1। अगर l बराबर 2 है तो क्या आएगा? m बराबर माइनस का 2, माइनस का 1, 0 प्लस का 1 और प्लस का 2। कुल मिला के ये है l का जितना भी मान हो, m का अगर तुम्हें मान लिखना तो l को माइनस से शुरू कीजिए। जैसे l बराबर 3 आ जाए तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, फिर 0, प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3, यानी कि माइनस से लेकर प्लस तक जाना है इसका। अब जैसे l बराबर अगर सपोज कीजिए 3 आ जाए तो m बराबर कितना लिखोगे? माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस 1, 0 प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। l बराबर 4 आ जाए तो क्या लिखोगे? माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, फिर 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। इसका एक रीजन भी है क्यों लिख रहे हैं ऐसा। आपने देखा होगा 6 क्लास में या 7 कोई ना कोई सी क्लास में जरूर पढ़ा होगा, आपने लाइन पर संख्या लिखी होंगी, कभी संख्या रेखा में कैसा लिखा होगा वो बता रहा हूं आपको। जैसे देखिए ये कोई लाइन खींची तो मान लिया 0 है तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस 3, प्लस 4, ऐसे इधर लिखते थे माइनस, माइनस का 1, माइनस का 2, -3, -4, -5 ऐसे। अब सपोज कीजिए l का अगर मान 3 है तो -3 से आप यहीं तो लिखोगे, यानी कि माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। यदि l बराबर 2 है तो क्या लिखोगे? m के मान यहां से शुरू करोगे, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 प्लस का 1, प्लस का 2। ठीक। यदि l का मान दिया हो और आपसे m के कुल मान पूछे, l बराबर सपोज कीजिए l बराबर 3 दिया है, l बराबर 3 के लिए
चुंबकीय क्वांटम संख्या m के कुल कितने मान होंगे। तब सूत्र याद रखना m बराबर 2l प्लस का 1, ये सूत्र होता है। तो मान के 2 गुणा 3 प्लस का 1, 2 3 6 7। m बराबर मान के अगर पूछे l बराबर 3 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या के m के मान लिखो, तो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस का 3। और पूछे l बराबर 3 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या के m के कुल कितने मान होंगे, तो m बराबर 2l प्लस 1 इसमें रख दीजिए। यदि आप ये सूत्र आपको याद न रहे तो पहले मान ऐसे लिखे, इन्हें गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो m बराबर कुल कितने मान आए, इसके 7 आए। दोनों प्रकार से लिख दीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बता देता हूं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रकट करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर में ऑर्बिटल या उपकोष में कक्षकों की संख्या को प्रदर्शित करती है। m का मान l के मान पर निर्भर करता है। और कैसे करता, -l से +l तक शून्य सहित सभी संभावित मान हो सकते हैं। फिर मैंने बताया, आगे चलते हैं। अब आती है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या चौथी। तो चक्रण क्वांटम संख्या में देखेंगे आप, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण को एस बोलते हैं क्योंकि स्पिन माने चक्रण होता। अब देखिए, या तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों दाएं तरफ घूमेगा या बाएं तरफ घूमेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में दोनों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अगर एक दाएं घूमेगा तो एक बाएं घूमेगा, यानी कि ये जो चक्रण है ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूम रहा है, ये क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या को एस से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन की दक्षिणावर्त या वामावर्त गति को प्रकट करती है, अर्थात यह बताती है कि इलेक्ट्रॉन दाएं घूम रहा है या बाएं घूम रहा। और किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए इसके दो संभावित मान हो सकते हैं, या तो प्लस का 1/2 होगा या माइनस का 1/2 होगा। या तो प्लस का 1/2 होगा या माइनस का 1/2 होगा। होगा कैसे, वो आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चक्रण क्वांटम संख्या को एस से प्रकट करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के दक्षिणावर्त या वामावर्त गति को प्रकट करती है, अर्थात यह बताती है कि इलेक्ट्रॉन दाएं घूम रहा है या बाएं घूम रहा है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए इसके दो संभावित मान हो सकते हैं, +-1/2। ठीक, तो ये थी क्वांटम संख्याएं। अब देखेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है जो हर पेपर में पूछे जाते हैं। आज पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम, अपवाह का नियम, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। देखिए, पहले सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम, अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये नियम पाउली का अपवर्जन नियम। देखिए, एक एग्जांपल से समझेंगे। 1s2 लिखा मैंने, l बराबर 0 1 2 3, ये s, ये p, ये d, ये f। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो आप बता रहा हूं आपको। देखिए, अगर आपका s आए अक्षर तो l बराबर 0 लिखना है, p अक्षर के लिए l बराबर 1 लिखना है, अगर d आ जाए तो l बराबर 2 लिखना है, अगर f आ जाए तो l बराबर 3। अब इसमें कौन आया, s आया है, तो l कितना लिखोगे, 0। चार चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैंने जो क्वांटम संख्या है आपको 4 बताई थी, 4 प्रकार की। मुख्य क्वांटम संख्या n, द्विगंशीय क्वांटम संख्या l, चुंबकीय क्वांटम संख्या m और चक्रण क्वांटम संख्या s। अब ये 1s2 में मैं चारों क्वांटम संख्याएं निकाल रहा हूं इसमें। देखिए, आपको एक गौर रखनी है, यहाँ कुछ भी आए शुरू में देखिए यहाँ कितना नंबर आया, चाहे यहाँ s हो, चाहे p हो, चाहे d हो, चाहे f हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले आप यहाँ देखें यहाँ कितना आया है, यहाँ 1 है ना, तो मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या 1 आ गई। ठीक, फिर समझ लीजिए, यहाँ s आए, चाहे p आए, चाहे d आए, चाहे f आए, पहले नंबर देखिए, नंबर कितना है, नंबर जो होगा पहला वाला नंबर जो होगा वो मुख्य क्वांटम संख्या होगी, l बराबर 1। अब देखते हैं s आया, तो s के लिए l बराबर कितना लिख दो, 0, l बराबर 0 आ गया। अब m का मान l पर निर्भर करता है, अभी बताया मैंने, जब l 0 तो m भी 0 होगा। ठीक, अब आगे सुनिए। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने बताया कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में नहीं घूम सकते, तो या तो s, एक इलेक्ट्रॉन अगर दाएं घूमेगा तो दूसरा निश्चित ही वामावर्त घूमेगा। पहली कक्षा पहले ही है, यानी कि एक समान हो गए ये वाले मान समान, लेकिन ये भिन्न आ रहे हैं, ये भिन्न आ रहे हैं। ठीक, अब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो सुनेंगे गौर से, पाउली का अपवर्जन नियम। इसका मतलब यह है कि कितनी क्वांटम संख्याएं दिखाई, आपने 4 दिखाई है। तो इसने, वैज्ञानिक ने बताया, मेन समझिए पहले, कि 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए
अगर 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए हम चारों क्वांटम संख्याओं के मान शो करें जैसे इसमें करें हैं, तो इनके मान कभी भी एक समान नहीं होंगे। इसका मतलब है चारों क्वांटम संख्याओं के कभी भी मान एक जैसे नहीं हो सकते। क्यों? इसने बताया फिर कि एक प्रकार ये तो हो सकता है कि MnL के मान समान हो जाएं। यदि इन तीनों के मान भी समान हो गए तो इसका मान जरूर भिन्न आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन दाएं घूम रहा तो दूसरा निश्चित ही कहां घूमेगा? वामरत। देखिए गौर से, इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए? 2। इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। फिर देखिए, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। यदि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए MnL के मान समान हो भी जाए तो इसका मान अवश्य भिन्न होगा। अर्थात यदि एक इलेक्ट्रॉन दाएं घूम रहा है तो दूसरा निश्चित ही वामावर्त गति करेगा। फिर देख लेते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत मोस्ट आता है, ये याद रखिए, बहुत पूछा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए? 2 के लिए। इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी एक समान नहीं हो सकते। यदि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए MnL के मान समान हो भी जाएं तो इसका मान अवश्य ही भिन्न होगा। अर्थात यदि एक इलेक्ट्रॉन दाएं घूम रहा तो दूसरा निश्चित ही वामावर्त गति करेगा। क्लियर? लास्ट और देख लीजिए, मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, पाउली का अपवर्जन नियम और हुंड का नियम और अपबाव का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। यदि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए MnL के मान समान हो भी जाएं तो इसका मान अवश्य ही भिन्न होगा। अर्थात यदि एक इलेक्ट्रॉन दाएं घूम रहा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निश्चित ही वामावर्त गति करेगा। एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपको, ठीक है? आगे देखते हैं। अब देखते हैं हुंड का नियम, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हुंड का नियम, ये 3 नियम है, तीनों में से एक जरूर पूछा जाता है। पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम और अपबाव का नियम। हुंड का नियम देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। 7n मतलब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पहली कक्षा में 2 और फिर 5। SPDF में करते हैं 1s2 2s2 और 2p3, ठीक। 1s2 में, S में मैंने कल बताया था एक कक्षक होता है, एक कक्षक, और इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 2, ये दिखा दिए। 2s2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। अब P की बात करते हैं, P में 3 कक्षक होते हैं। P में यहीं से समझना P3। देखिए गौर से जरा, इसकी कोई बात नहीं करा क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है, इसलिए साफ कर देता हूं। P से ही समझ में आएगा आपके। देखिए P क्या है? उपकोष है, ये है उपकोष, ये इसमें क्या बने? कक्षक, ये इसमें क्या भरे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन ये 2 भर दूं और 1 भर दूं तो ये ठीक है 3 भर दिए, लेकिन ये बोलता है ये गलत है नियम, ये गलत है, रॉन्ग है। क्यों? इसने बताया कि सबसे पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए 3। यदि सपोज कीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन 5 होते, मान ले 5 होते, तो अब 3 भर दिए, तो अब इलेक्ट्रॉन यहां से भरते आप, एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे भरते इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या कह रहा हूं मैं। सबसे पहले यानी कि 2p3 था, तो इसने कहे कि एक एक इलेक्ट्रॉन रखना तुम्हें, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ और बचते तब आप जोड़ा बनाना शुरू करोगे, ठीक है? बोलना कैसे वो गौर से सुनो। इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष के कक्षकों में, उपकोष में क्या बने होते हैं? कक्षक। कक्षक में कौन भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं, मतलब तभी जोड़े से लिखे जाते हैं, जब उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यानी कि इसने बताया पहले एक एक इलेक्ट्रॉन लिखो, और यदि इलेक्ट्रॉन बचते हैं तब जोड़े से रखेंगे आप। तो इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होंगे जब उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। फिर एक बार देख लेंगे। इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है? और दिखाता हूं आपको, देखिए। तो इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष ऐसा कह रहे हैं, S भी हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है, F हो सकता है, उनमें कक्षक बने होते हैं।
किसी भी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होंगे, मतलब तभी जोड़े से होंगे जब उस उपकोष के सभी कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रख दोगे आप। अगर मैं बात करूं 7 9 फ्लोरीन की, तो 2,7 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं 1s2, इसका करूं 2s2 और 2p5। p की बात कर लेता हूं, p में 3 कक्षक होते हैं, p में 5 आया। तो अब ऐसे तो हम ऐसे भी रख सकते हैं, ये ठीक 4, लेकिन इसने क्या कहा कि सबसे पहले आप क्या करिए, एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक एक कक्षक भर दिया, क्योंकि बोलता है ये नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होंगे जब उस उपकोष के सभी कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब भरेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने थे 5, 3 लिख देते हैं, यहां से अब युग्मित बनाओगे आप 4 और 1 5, ये। तो इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है।